हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। छात्रों, आज मैं फिर आ गया हूँ बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडर्न फिजिक्स का लेकर। क्लास 12th के मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर नंबर 23, 22वां चैप्टर संचार तंत्र का इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव सब। तो चलिए बिना किसी विलंब के चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। और छात्रों, आप लोग से एक बात और है कि आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज? 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज के श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉडुलन तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगी। तो छात्र आपको बता दे, यहाँ पे जो श्रव्य आवृत्ति कहता है, ये श्रव्य आवृत्ति ये निम्न फ्रीक्वेंसी का होता है। कितने फ्रीक्वेंसी का होता है? निम्न फ्रीक्वेंसी का होता है। श्रव्य किसी भी तरंग की श्रव्य आवृत्ति जो होती है, श्रव्य आवृत्ति ये निम्न तरंग की होती है। किस तरंग का होता है? निम्न तरंग का होता है, निम्न तरंग का होता है। और वाहक तरंग जो होती है, ये वाहक तरंग जो होती है ये उच्च तरंग की होती है। ये हमेशा श्रव्य तरंग से बहुत अधिक होती है। बहुत क्या होता है? अधिक होता है। तो चलिए, श्रव्य आवृत्ति अर्थात निम्न आवृत्ति की तरंग दिया हुआ आपको 500 हर्ट्ज। अब चलिए सीधा ऑप्शन पर चलते हैं। ए नंबर में कहता है 500 हर्ट्ज। देखिए 50 हर्ट्ज, ये 500 हर्ट्ज से ये 50 हर्ट्ज बहुत कम है। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि वाहक तरंग की आवृत्ति कभी भी श्रव्य आवृत्ति की तरंग से अधिक ही होगा। तो चलिए, ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर में 100 है, ये भी। सी में है 500, ये भी 500 है, ये भी 500। दोनों बराबर भी नहीं हो सकता है। कभी भी होगा तो हम हमेशा श्रव्य आवृत्ति वाहक आवृत्ति से बहुत कम होगा, और वाहक आवृत्ति जो होगी श्रव्य आवृत्ति से बहुत अधिक होगी। तो ये ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 50,000 हर्ट्ज। चलिए, अगला क्वेश्चन है मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। छात्र आपको बताते हैं कि मॉडुलन संचार प्रक्रिया में मॉडुलन और विमॉडुलन दो प्रक्रिया होती है। और मॉडुलन मतलब निम्न आवृत्ति के तरंग को उच्च आवृत्ति, निम्न आवृत्ति के सार तरंग को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं, तथा उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग से निम्न आवृत्ति के सार तरंग को छांटना, ये क्रिया विमॉडुलन होती है। और ये सीधा मॉडुलन के विपरीत होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विमॉडुलन। क्या हो जाएगा? विमॉडुलन, ए नंबर ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। कितना है? 245 मीटर। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसार पहुंचेगा वो है। तो छात्र, टावर प्रसार पहुंचने के लिए सूचना का डिस्टेंस होता है डी बराबर रूट अंडर 2h और r, जहां पे ये r जो है पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो छात्र, यहाँ पे ये दूरी ज्ञात करने के लिए आप सीधा क्या कीजिएगा, h, पृथ्वी टावर की ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे 245 मीटर, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है r बराबर 6400 किलोमीटर। कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है, किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन टावर की ऊंचाई जो है वो 245 मीटर है, तो इसको भी किलोमीटर में बदल लेंगे। तो ऊंचाई हो गया h 245 मीटर। यदि इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो सीधा 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितना कर देंगे? 1000 से भागा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 245 गुना 10⁻³ किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 245 गुना 10⁻³ क्योंकि ये 1000 को 10⁻³ लिखेंगे और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये दोनों मान यदि इसमें बैठा दीजिएगा इस सूत्र में, तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा सी नंबर। कितना? सी नंबर 56 किलोमीटर। क्योंकि देखो ना, 2 है, h है, h तुमको निकल गया कितना? 245 गुना 10⁻³ किलोमीटर, और r जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। इसको कैलकुलेशन कर देगा, मान रख करके कैलकुलेशन कर देगा, तो ऑप्शन निकल के आ जाएगा 56 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 56 किलोमीटर। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी।
3 का आंसर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, टीवी प्रसार के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है। तो छात्र आपको बता दें कि टीवी प्रसार के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज 30 से 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति परास की आवश्यकता होती है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति परास की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5वां क्वेश्चन है, जो युक्ति मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करती है कहलाती है। छात्र जिसमें मॉडुलन और विमॉडुलन दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है उसको कहते हैं मॉडेम। क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। चलिए यह इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। 5 का आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय संचार में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रकाशीय संचार में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। तो छात्र बता दें, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो है लेसर डायोड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लेसर डायोड का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 7 का, नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किससे उत्पादित होता है? नियत आयाम मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का रेडियो तरंग निम्न में किससे उत्पादित होता है? तो ए नंबर में ऑप्शन है फिल्टर, बी में है दिष्टकारी, सी में है पीट, डी में है दौलित्र। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु का सिद्धांत है। छात्र आपको बता दें, ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत होता है वो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आधारित होता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक सिग्नलों की आवृत्ति परास होता है। वाक सिग्नल मतलब ये जो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत चलती है, ये बातचीत सिग्नलों की आवृत्ति परास जो होता है ये होता है 300 से 3000 हर्ट्ज। कितना होता है? 300 से 30,000 हर्ट्ज। तो यहाँ इसमें ऑप्शन देखिए, ए में है 300 से 3100 हर्ट्ज, बी में है 100 से 1000 हर्ट्ज, सी में है 300 हर्ट्ज से 31 गुना 10 पर पावर 3 अर्थात 31,000 हर्ट्ज, और डी में है 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज। तो छात्र अभी हमने बताया 300 से 3000, लेकिन 3000 तो नहीं है, 3100 है। तो ये आंसर आपका ए ही हो जाएगा सही। ए नंबर हो जाएगा। यदि 3000 भी रहता तो यही होता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु है, प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर अभी हमने बताया, प्रकाश तंतु संप्रेषण लाइन ट्रांसमीटर लाइन जिसको कहते हैं, बी में है तरंग निर्देश वेव कॉन्स्टेंटर, और सी में है संप्रेषण एवं तरंग निर्देश दोनों। तो छात्र आपको बता दें कि प्रकाश तंतु जो है संप्रेषण और तरंग निर्देशन दोनों होता है, संप्रेषण और तरंग निर्देशक दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृश्यों के प्रकाश, कौन सा? दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई होती है। तो छात्र आपको बता दें, दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो की बैंड चौड़ाई जो होती है वो होती है 4.2 हर्ट्ज। और ये वीडियो का बैंड चौड़ाई मतलब ये जो दृश्य मतलब इमेज सब जो भेजा जाता है इसके लिए बैंड चौड़ाई जो होती है ये होती है 4.2 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन करना कहलाता है। छात्र आपको बता दें कि ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक विधि से बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है, इसको कहते हैं ई कॉमर्स। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूएचएफ क्या है? यूएचएफ इसको कहते हैं अल्ट्रा हाइट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? ULTRA अल्ट्रा HIGHT हाइट फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी अर्थात इसका हिंदी होता है बड़ा उच्च आवृत्ति।
वृद्धि होता है और इसकी जो है आवृत्तियां सामान्यतः संचरित होती है। ए नंबर में है भू तरंगों से भू तरंगों द्वारा, बी में है आकाशीय तरंगों द्वारा, सी में है पृष्ठ तरंग द्वारा और डी में है अंतरिक्ष तरंग द्वारा। तो छात्र आपको बता दे यूएचएफ परिसीमा अर्थात परा उच्च आवृत्ति की संचरण जो होता है वो आंतरिक संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक संचार कहलाता है। अर्थात ये आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सही। क्या हो जाएगा? डी नंबर सही। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के ऊंचाई वाली परत को कहते हैं। ये किस परत की बात हो रही है? तो वायुमंडल की परत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है छात्र? वायुमंडलीय परत की बात हो रही है। तो 250 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक के वायुमंडलीय परत को कहते हैं एफ परत। क्या कहते हैं? एफ परत कहते हैं। तो 14 का आंसर नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है। तो छात्र आपको बता दें भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई जो होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन देखिए 65,930, ये आंसर नहीं होगा। फिर बी नंबर में है 35,930, ये लगभग 36,000 है। चलिए जब 36,000 होगा तो उसमें टिक लगाएंगे। लेकिन आप देखिए सी नंबर में है 25,930 और डी नंबर में है 15,000। कितना है? 15,000। तो ये आंसर आपको बी नंबर ही सही होगा जो 36,000 के लगभग है। चलिए अगला क्वेश्चन है वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करता है उसे कहते हैं। तो छात्र अभी ये क्वेश्चन एक बार और हमने बता दिया है। जिसमें मॉडुलन और विमॉडुलन दोनों प्रक्रिया होती है उसको मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रेडियो तरंग का वेग जो होता है छात्र वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अर्थात इसका होगा ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है आयन मंडल में उपस्थित आयन केवल। चलिए अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल। ए नंबर में है धन आयन, बी नंबर में है मुक्त पॉजिट्रॉन, बी नंबर में है मुक्त पॉजिट्रॉन और सी नंबर में है ऋणायन और डी में है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो छात्र आपको बता दें आयन मंडल जो है पृथ्वी तल से सबसे ऊपरी परत को ऊपरी मंडल को कहते हैं, ऊपरी परत को कहते हैं और उसमें केवल धनायन मौजूद होता है। कौन सा मौजूद होता है कण? धनायन कण। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ही सही। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है भू तरंग का ध्रुवन होता है पृथ्वी तल के लंबवत। किस दिशा में? लंबवत दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है अंकीय संचार। कौन सा संकेत है? अंकीय संकेत बनाए जाते हैं अर्थात डिजिटल सिग्नल बनाए जाते हैं। छात्र आपको बता दें डिजिटल सिग्नल का केवल 2 ही स्तर होता है। जैसे ये मान लीजिए टाइम ग्राफ हुआ और ये जो है तरंग का ग्राफ हुआ और डिजिटल सिग्नल में यहाँ पे ये 0 होता है, ये 0 होता है और इधर से ये 1 होता है और डिजिटल सिग्नल जो होता है ये इस प्रकार से गमन करता है, 1 और -1 और इसमें वाहक तरंग का केवल 2 ही स्तर होता है। एक देखिए 1 पर जा रहा है, एक देखिए किस पर आ रहा है, एक जो है आपका 0 पर आ रहा है, एक 0 पर आ रहा है यहाँ पे, एक 1 पर जा रहा है, एक 0 पर आ रहा है, एक 1 पर जा रहा है। तो सॉरी यहाँ पे 1 पर जा रहा है 0 पर, इसमें भी 1 पे जा रहा है, इधर 0 इधर 1 इधर 1 इधर 0। तो इसमें जो होता है छात्र एक जो ये होता है 0 और 1, एक इस 0 और 1 को बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीट कहा जाता है। और इसमें जो ये 1 2 3 ऐसे नीचे में जाएगा 4, इसी प्रकार से जाएगा, इसके समूह को बाइट कहते हैं। और ये जो है 4 बीट या उसके गुणज से बनता है। किससे बनता है? अंकीय संकेत 4 बीट और उनके गुणज से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में सही अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है। तो डिजिटल सिग्नल का उदाहरण नहीं है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन का उदाहरण ए में है ईमेल, ये डिजिटल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। बी में है सेलुलर फोन, ये भी उदाहरण है। लेकिन डिजिटल टेलीविजन नेटवर्क जो है ये
अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है, परंतु सी में संचार उपग्रह ये भी अंकीय डिजिटल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, लेकिन ये टेलीविजन नेटवर्क ये जो है डिजिटल संचार का उदाहरण नहीं है, डिजिटल कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है, अर्थात अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुरूप संचार, कौन सा? एनालॉग कम्युनिकेशन। अनुरूप का अंग्रेजी होता है एनालॉग। एनालॉग कम्युनिकेशन जो होता है वो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है अनुरूप संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो ये ए में है फैक्स, बी में है टेलीग्राफी, सी में है रडार और डी में है टेलेक्स। तो छात्र आपको बता दे कि एनालॉग का उदाहरण नहीं है फैक्स। कौन सा? फैक्स। यहाँ पे ए नंबर, ये भी डिजिटल का उदाहरण है। ये बाकी जो ये टेलीग्राफी, रडार, टेलेक्स ये सब जो है एनालॉग का उदाहरण है, परंतु ये फैक्स जो है ये एनालॉग का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु के लिए सामान्य क्रांति कोण का मान होता है। तो छात्र आपको बता दें ऑप्टिकल फाइबर के लिए सामान्यतः क्रिटिकल एंगल का मान 77 डिग्री होता है। कितना होता है? 77 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय संचार में वाहक तरंग की आवृत्ति, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में वाहक तरंग की आवृत्ति होती है। ए में है 10⁻12 से 10⁻16 हर्ट्ज, बी में है 10⁻9 से 10⁻11 हर्ट्ज, सी में 10⁻6 से 10⁻8 हर्ट्ज, डी में 10⁻4 से 10⁻6 हर्ट्ज। तो ये आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए 10⁻12 से 10⁻16 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन है एक वक्रीय आयाम मॉडुलित तरंग का मॉडुलन घटक होता है। छात्र आपको बता दे कि जैसे मान लो ये टाइम ग्राफ है और ये तरंग ग्राफ है, और आयाम मॉडुलन के लिए ये मान लीजिए वाहक तरंग की आयाम बदल जाता है, बाकी आयाम आवृत्ति और कला नियत रहता है। और ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला जो तरंग का वोल्टेज होता है उसको Vm द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे वाले जो होता है उसको Vc द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और मॉडुलन घटक जो होता है ये Vm/Vc के बराबर होता है, Vm/Vc के बराबर होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सही। कौन हो जाएगा सही? सी हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है वाहक तरंग पर किसी सूचना, कौन सा तरंग पर? वाहक तरंग पर किसी सूचना अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहते हैं। वाहक तरंग कहने का अर्थ ये हुआ कि निम्न आवृत्ति के तरंग को उच्च आवृत्ति में बदलना, ये मॉडुलन होता है। क्या होता है छात्र? मॉडुलन होता है, हमने ऊपर बताया भी था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है स्काई वेव, कौन सा? स्काई वेव संचार आधारित है आयन मंडल के परावर्तन द्वारा। किसके द्वारा? आयन मंडल के परावर्तन द्वारा। ये ऑप्शन ए हो जाएगा ही आपका सही, ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही, 27 का ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आयाम मॉडुलन में, कौन सा में? आयाम मॉडुलन में, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में मॉडुलन सूचकांक। छात्र आपको बता दे आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक जो होता है वह 0 और 1 के बीच होता है। कितना होता है? 0 और 1 के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फैक्स का अर्थ, कौन सा? फैक्स का अर्थ होता है ए नंबर में है फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, बी में है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, सी में है फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, डी में है फीड ऑटो एक्सचेंज। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। क्या हो जाएगा? फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? कौन सा? मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? तो छात्र आपको बता दे कि मॉडुलन 3 प्रकार का होता है, आयाम मॉडुलन, आवर्ती मॉडुलन और कला मॉडुलन। तो यह ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका सही। कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है भूत तरंग का ध्रुवन, कौन से तरंग है? भूत तरंग। छात्र आपको बता दे कि भूत तरंग पृथ्वी के लंबवत पृथ्वी तल के लंबवत ध्रुवित होती है। किधर होती है? पृथ्वी तल के लंबवत ध्रुवित होती है। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन हो जाएगा? सी नंबर, पृथ्वी तल के लंबवत। तो आशा करता हूं आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारा मदद मिल रहा होगा। तो छात्र आपको यदि मदद मिल रहा है तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो पाए।